जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे मोशन अर्थात गति के बारे में चर्चा। इससे पहले हमने एक और वीडियो डाला था, वो भी हमारा बेसिक वीडियो था। आज का भी बेसिक वीडियो ही रहेगा, जिसमें हम क्लास 9th का जो गति का चैप्टर है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी, दोनों में सेम चीज दिया गया है, कोई अंतर नहीं है। आप मिला के देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको चाहे एनसीईआरटी के हैं या एससीईआरटी के हैं, मतलब एक ही है। तो आज हम मोशन का चर्चा करेंगे, ठीक है। और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में अभी जो प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती होने वाली है, और जो प्रयोगशाला परिचारक का भी एक भर्ती होने वाला था महाविद्यालय लेवल पर, उन दोनों के लिए एक ही सिलेबस काम कर रहा है। तो ये भी दोनों के लिए एग्जाम काम आएगा, दोनों एग्जाम में, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है गति। गति होता क्या है? तो वास्तविक में हम जब जब से देख रहे हैं, गति का मतलब होता है हम प्रायः यह कहते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपने स्थिति को परिवर्तन करे। पर यह संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील हो और दूसरे के लिए स्थिर हो, ठीक है। हम तो लगभग यही कहते हैं कि हमारे सामने यदि कोई चीज चल रहा हो तब वो गति कर रही है, या फिर हम जिस नेत्रों से देख रहे हैं यदि वो स्थिर है तो वो स्थिर है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सापेक्ष गति होती है। अब देख लीजिए, ऐसे कैसे बता दूं। जैसे मान लेते हैं ये बस है, क्या है? ये बस है। मानना क्या है? बस ही है। बस में कोई लोग बैठे होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे एक व्यक्ति बैठे, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, और यहाँ कोई व्यक्ति इस बस को देख रहा है चलते हुए, ठीक है। यदि ये बस चल रहा है तो इस व्यक्ति को क्या लगेगा, जो नीचे खड़ा व्यक्ति को क्या लगेगा कि ये दोनों व्यक्ति और बस साथ में चल रहे हैं, या फिर बस के साथ दोनों व्यक्ति चल रहे हैं। तो इस व्यक्ति के लिए ये गतिशील हो गया, ठीक है। लेकिन लेकिन ये देखिए, यहाँ पे मैं ए व्यक्ति बता देता हूँ, यहाँ पे बी व्यक्ति, दोनों क्योंकि बस में ही बैठे हैं, है ना। बस उनको गतिशील लग सकता है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये नहीं कह सकता कि तुम गति कर रहे हो, है ना। क्योंकि दोनों व्यक्ति एक साथ बस में बैठे हैं, इसलिए ए के लिए बी गति नहीं कर रहा है और ना ही बी के लिए ए गति कर रहा है। लेकिन यहाँ नीचे जो सी व्यक्ति है, उसके लिए तो बस और व्यक्ति, दोनों व्यक्ति और जितने व्यक्ति बस में हैं वो सभी लोग गति कर रहे हैं, ठीक है। तो गति हमेशा हमें सापेक्षता या फिर किसी से तुलना करके निकाली जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण ये देख लीजिए, यदि आप और मैं सामने बैठे हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप गति नहीं कर रहे हैं, मैं गति नहीं कर रहा हूं। लेकिन वास्तविक में अगर देखा जाए तो हम सभी पृथ्वी पर हैं, और पृथ्वी तो घूम रही है ना, परिक्रमा कर रही है, साथ में घूर्णन गति भी कर रही है। यदि हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी घूम रही है तो हम कैसे स्थिर हुए? हम भी तो उसके साथ साथ घूम रहे हैं। तो ये होता है गति का फॉर्मूला, मतलब हमेशा आपको सापेक्ष गति से निकालना रहता है। इस वाले इमेज में देखिए, एक नाव है और ये पानी है। तो इस पानी के सापेक्ष अगर देखा जाए तो ये नाव गतिशील है, ठीक है। पानी के सापेक्ष देखा जाए तो ये नाव गतिशील है। वही कोई किनारे पर व्यक्ति है, देखिए इस ये जो मुनिया है, इसके लिए धारा भी गति कर रही है और नाव भी गति कर रहा है। साथ में कोई किनारे पर कोई व्यक्ति बैठा है, उसके लिए नाव गति कर रहा है, साथ में उसकी जो धारा है पानी की वो भी गति कर रहा है, ठीक है, वो भी गति कर रहा है। अब देखते कुछ और समझते हैं। सड़क के किनारे खड़े हैं तो आसपास के पेड़ आपको स्थिर दिखाई देंगे, पर यात्रा करते समय चलती हुई बस से गतिशील प्रतीत होते हैं, है ना। जैसे आप अगर बस ट्रेन या जैसे भी कार से, बाइक से यदि आप सफर करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो बगल में रोड किनारे जो पेड़ लगे हैं वो भी तेजी से गतिशील कर रहे हैं। वास्तव में वो अपनी जगह स्थिर है, आप अपने जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? गतिशील हो गया। तो गति क्या होता है? आपके सापेक्षता के सिद्धांत पर आता है। क्या आता है? गति जो है हमेशा सापेक्षता के सिद्धांत पर काम करता है। और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। दैनिक जीवन हम क्या क्या गति देखते हैं, उसका अध्ययन आसान होता है। जब जब कोई व्यक्ति पैदल चलता है तो उसके पैरों की गति के साथ साथ उसके विभिन्न अंग भी गति करते हैं। जब कोई ये व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, ये व्यक्ति चल रहा है, इस व्यक्ति के साथ चलते चलते, ठीक है, ये व्यक्ति चल रहा है ना, अगर ये व्यक्ति चल रहा है तो इसके साथ साथ इसके अंग भी गति कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा के दिए देखा जाएगा, थोड़ा सा मैं इमेज को बड़ा करता हूँ ना, देखिएगा। ये इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के साथ ये व्यक्ति तो स्वयं गति कर रहा है, साथ में इसके हाथ, पैर, शर्ट, नाक, कान, बाल, ये सब चीज इसके साथ गति कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज इसके साथ गति कर रहा है। उसी प्रकार यदि आप साइकिल चला रहे हो, बस चला रहे हो, तो बस के पूरे इक्विपमेंट के साथ उसके जो छोटे छोटे पुर्जे हैं,
है ना, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं, जितने भी पुर्जे हैं, वो भी गतिशील आपको दिखने को मिल रहा है, वो भी आपस में गति करते होंगे। ठीक है, तो गति और स्थिर का मतलब आप समझ गए। या अभी हमने अगर गति पढ़ा है तो हमको स्थिर भी पढ़ना चाहिए। अब स्थिर का मतलब देखिए, ये स्थिर हो गया। स्थिर का मतलब ये है कि यदि एक वस्तु के सापेक्ष कोई दूसरा चीज खड़ा रुका हुआ है तो वो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, वो स्थिर हो जाएगा। अब इसको हम कैसे चलते हैं, मान लेता हूँ ये बस है, मैं ये मान के बस ही है, ये बस चल रहा है। बस में यदि कोई लड़का आपस में, दो लड़के आपस में गेंद खेल रहे हैं, याद रखिएगा, दो लड़का आपस में यदि गेंद खेल रहे हैं तो बस तो चल रहा है, साथ में लड़का भी चल रहा है, और गेंद वापस में अगर खेल रहे हैं एक हाथ से दूसरे हाथ, तो वो गेंद भी आपस में चल रहा है। ठीक है, गेंद गति कर रही है, लेकिन उन दोनों लड़कों, मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे ये दो लड़के हैं बैठे हैं, ये दो लड़के बैठे हैं बस में, तो बाहर के व्यक्ति के लिए तो पूरा गति कर रहा है, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों के लिए एक बार गेंद इधर जाएगा, एक बार गेंद इधर आएगा, तो ये दो लड़के स्थिर हैं और गेंद चल रही है। तो हमेशा गति या फिर स्थिर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, गति या फिर स्थिर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा सापेक्षता या फिर तुलना के आधार पर तय किया जाता है। उसी प्रकार एक पतंग को देख लीजिए, ये पतंग गतिशील कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, पतंग गतिशील है, पतंग के साथ ये बादलें भी आपस में गतिशील है। अब हम रेखीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने गति क्या होता है, किसी में मूवमेंट हो रहा है उसको हम गति कहते हैं। ठीक है, किसी में अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो गति कहते हैं, और ये हमेशा आपके संदर्भित पर डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार की गति और विरामावस्था की बात कर रहे हैं, है ना। वैसे तो देखा जाए तो पृथ्वी घूम रहे तो सारा चीज गति कर रही है, कोई भी एक जगह स्थिर नहीं है। ठीक है, कोई भी एक जगह स्थिर नहीं है, पृथ्वी घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है। पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से ही दिन और रात हो रहे हैं, साथ में परिक्रमा से ही उसके ऋतु में परिवर्तन हो रही है। अब हम रेखीय गति के बारे में चर्चा करेंगे कि रेखीय गति क्या होती है। ठीक है, यहां से हमको दो कॉन्सेप्ट मिलेगा, याद रखिएगा, दो कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, इस ओ से मतलब इस जीरो से बी तक आता है। कहां तक आता है, इस जीरो से इस बी तक आता है। ठीक है, तो हम यहाँ गति की तुलना करें ना, याद रखिएगा, हम कितना गति या फिर दूरी निकाल रहे हैं इसका, है ना, गति करते हुए इस व्यक्ति की हम दूरी निकालेंगे। तब ये व्यक्ति कहां से कहां तक गया, ये व्यक्ति है 0 से 35 तक आया, तो कहां से, ओ से बी तक आया 35। ठीक है, ये गति हो गया, इसमें उन्होंने पहला गति किया, ये पहला गति है। अब दूसरा गति के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद ये बी से ए तक आया। ठीक है, कहां तक आया, बी से ए तक आया। बी से ए तक आया तो कितना दूरी आया, बी से ए तक आने में इसको 25 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ 60 है, तो बी से ए तक आने में, बी से ए तक आने में इसको 25 किलोमीटर का, या फिर हाँ किलोमीटर में दिया गया है, तो 25 किलोमीटर का इसने यात्रा तय किया। अब क्या करेगा, ये व्यक्ति यहाँ पे आ गया ना, ये व्यक्ति जो है यहाँ पे आ गया, ये व्यक्ति यहाँ पे आ गया, तो ये दूरी हो गया। अब क्या करेगा, ये वापस यहाँ सी तक आ गया। ठीक है, अब ये इस ओर चलना शुरू किया, अब ये व्यक्ति वापस जो है इस सी पर आके रुक गया। ठीक है, इस सी पर आके रुक गया, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है, 60, ये 35 है, 60 है तो 35 किलोमीटर आ जाएगा यहां से। अब तीसरे में क्या किया, वो ए से सी तक आया, तो ए से सी तक की दूरी कितनी हो गई, 35। अब देखते हैं इस व्यक्ति द्वारा कितना दूरी चला गया। ठीक है, इस व्यक्ति के द्वारा कितना दूरी चला गया, अब हम इसकी गणना करेंगे। तब हम इस तीनों को जोड़ेंगे तो हमको गणना मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 35, 35 दूनी 70, 35, इसको सिंपली जोड़ लीजिए इस प्रकार से, 5 या 15 का 5, ठीक है, और 1 3 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना किलोमीटर पड़ गया, 95 किलोमीटर। ठीक है, 95 किलोमीटर हुआ। देखिए 5 तिया 15, हाथ के 1 आया, 3 3 6, 6 3 9, तो ये टोटल कितना किलोमीटर दूरी तय किया, 95 किलोमीटर दूरी तय किया। इसको हम कहते हैं दूरी, इसको हम कहते हैं दूरी, जो हमारा अदिश राशि है। क्या राशि है, अदिश राशि है। ऐसे दूरियों को बताने के लिए हमको किसी भी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं होती, टोटल उसके द्वारा चली गई दूरी के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, उसका नाम क्या है, देखिएगा। जैसे हम बात करें, ये व्यक्ति कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से क्या है, स्टार्ट किया था, और यहाँ पे एंड हो गया। अब यदि हम ओ से सी तक की दूरी देखें, मात्र ओ से सी तक की दूरी देखें तो मात्र 25 किलोमीटर है।
मात्र कितना है 25 किलोमीटर है। तो इस ओ से देखिए पहले व्यक्ति कहाँ पे था, पहले व्यक्ति ओ से पहले व्यक्ति ओ में था, ओ से हो गया बी तक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, ये 2, ये 3, ठीक है, और ये 4। एक से स्टार्ट किया, चौथे में कहाँ पे आके रुका है 25 में। तो अब देखते हैं ओ से सी तक की दूरी 25 किलोमीटर है। तो सबसे न्यूनतम दूरी स्टार्टिंग और इंड, क्या बोलते हैं, इंड और स्टार्टिंग के जो बीच की दूरी होती है उसको हम कहते हैं विस्थापन। विस्थापन, और विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, एक शॉर्टेस्ट दूरी है। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, एक शॉर्टेस्ट दूरी होती है। अगर मान लेते हैं यदि यही व्यक्ति, ठीक है, वापस यदि यहीं पे आप वापस आ जाता ए में, वापस मान लेते हैं ये ए में वापस आ गया, ओ में वापस आ गया, ये व्यक्ति वापस ओ में वापस आ गया, तब इसकी जो दूरी है वो जीरो हो जाएगी। स्टार्ट और जो इंड दूरी है वो जीरो हो जाएगी। उस केस में विस्थापन बराबर हो जाएगा जीरो। भले ही उसने कितना दूरी तय किया है ना, फिर से 60 से फिर 25 आया तो कितना दूरी किया होगा, 60 दूनी 120 किलोमीटर दूरी तय किया, ठीक है। 120 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, वापस आएगा ना तो इसमें 25 और जोड़ दीजिएगा। 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 और 9 9 3 12, 120। टोटल 120 किलोमीटर की दूरी तय किया, लेकिन विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो विस्थापन का मतलब मुझे यहाँ आपको बताने का मतलब बस एक ही था कि दूरी और विस्थापन क्या होता है, ठीक है। दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं, मुझे बस आपको यही बताना था और कुछ नहीं, ठीक है। तो विस्थापन का मतलब आप क्या समझे, एक शॉर्टेस्ट दूरी। विस्थापन का मतलब हम क्या समझे, एक शॉर्टेस्ट दूरी जहां से कोई व्यक्ति इंड और लास्ट पॉइंट सबसे न्यूनतम दूरी दिखाती है। अब इस पूरे को मैं हटा रहा हूं और फिर से आपको कुछ दूसरे प्रकार से समझाता हूं विस्थापन और दूरी को, जिसको हम रेखीय दूरी से नाप सकते हैं, ठीक है, रेखीय दूरी से नाप सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, सॉरी एक रेक्टेंगल बनाएंगे, हाँ रेक्टेंगल, क्वाड्रेटर बना। इस प्रकार से हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाए, चतुर्भुज बनाए, बन गया चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज पर हम कुछ नामकरण कर देते हैं, कुछ नामकरण। ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है और एक लड़का है, बॉय है, और एक गर्ल्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लड़का है, इस लड़के को यहाँ इस लड़की से मिलने आना है। अब काम कुछ भी हो सकता है, वो जाने, ठीक है। तो सबसे पहले लड़का क्या कर सकता है, इसको हम दूरी डिसाइड कर दें तो इसको 10 मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। इसको 20 मीटर मान लेता हूँ, वापस से 10 किलोमीटर और ये 20 मीटर, ये हो गया 20 मीटर, ठीक है, ये हो गया 20 मीटर। यदि ये व्यक्ति इस लड़की से मिलना चाहता है तो उसके पास एक ऑप्शन ये है कि वो सबसे पहले ए से बी आए, बी से सी आए और इससे मिले। तो क्या कितना दूरी तय करेगा वो, ए से बी प्लस और बी से सी। तो टोटल कितनी दूरी तय किया उसने, 10 प्लस 20। ऊपर से आएगा तो भी इतना ही दूरी लगेगा, है ना, ऊपर से अगर यहाँ से आएगा तो 20 10 30, टोटल ये 30 मीटर की दूरी तय करता है इससे मिलने के लिए। लेकिन यदि इसको और ये फास्ट तरीके से मिलना चाहता है ना, जल्दी मिलना चाहता है, तो ये इस वाले दूरी का भी प्रयोग कर सकता है, इस वाले दूरी का भी प्रयोग कर सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट। उसी शॉर्टकट को हम विस्थापन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका मान निकाल लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग सुने हैं ना, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये अंडर रूट। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम विस्थापन कहते हैं, है ना। इसको सॉल्व करना मेरा फिलहाल उद्देश्य नहीं है, बस आपको ये बताना है कि ये शॉर्टकट दूरी होती है, ठीक है। ये हमेशा इसकी शॉर्टकट दूरी होती है जो विस्थापन कहलाता है। अब इसके से कुछ पॉइंट बन के निकल सकता है, कभी कभी दूरी बराबर विस्थापन हो सकता है, दूरी बराबर विस्थापन हो सकता है। तब ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, देखिए, यदि हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, स्ट्रेट लाइन, एक ही रास्ता है स्ट्रेट लाइन, और दोनों के बीच की दूरी है 10 मीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, तो दूरी और विस्थापन दोनों उस समय एक ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही लाइन है। किसी व्यक्ति को स्टार्टिंग से एंड तक जाने में 10 मीटर का दूरी तय करना है, और विस्थापन भी वही होगा क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता है। अब ऐसा यदि आप घूम के जाएं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विस्थापन नहीं कहलाएगा। विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टेस्ट दूरी, ठीक है। अब दूसरा हम चलते हैं, कई बार दूरी जो है बड़ा हो सकता है विस्थापन से, विस्थापन से बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे
है ना। यहाँ पे देखिए दूरी यहाँ पे 30 है और विस्थापन क्या है, इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आंसर कम में आ जाएगा। ठीक है, तो कई बार दूरी बड़ा हो जाएगा, विस्थापन छोटा होगा। तीसरा एक और बन सकता है कि दूरी बड़ा हो सकता है ना। दूरी और विस्थापन, कई बार आपका विस्थापन जो है वो जीरो भी हो सकता है। विस्थापन जीरो कैसे होगा, मान लेते हैं एक व्यक्ति है यहाँ से यहाँ तक गया, है ना, तो 10 मीटर की दूरी तय किया, वापस वो उसी स्थान पर आ गया, वापस उसी स्थान पर आने पर फिर से 10 मीटर दूरी तय किया, इस प्रकार उसने 20 मीटर की दूरी तय कर ली। लेकिन क्योंकि वो स्टार्ट और एंड पॉइंट उसका एक ही जगह हो गया, जहां से शुरुआत किया था वहीं आ गया, इस प्रकार से विस्थापन उसका जीरो हो गया। तब हमने क्या समझा, विस्थापन आपका जीरो भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि हम इधर इस निगेटिव साइड चले जाएं, इस साइड तो ये ऋणात्मक भी होगा, दूरी के बराबर भी हो सकता है, दूरी से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, और यदि आपको कहीं पर ऐसा प्रश्न पूछे क्या विस्थापन जो है दूरी से अधिक हो सकता है, तो ये सर्वथा असत्य है। कभी भी विस्थापन जो है दूरी के से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, यदि आपको कुछ इस प्रकार से बोला जाए कि जो दूरी है वो छोटा होगा और विस्थापन बड़ा होगा, विस्थापन, तो ये गलत है, ये कभी भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्या है, ये कभी भी मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, दूरी के बारे में आप एक चीज जान लीजिए, दूरी आपका अदिश राशि, दूरी जो है अदिश राशि है, जबकि विस्थापन जो हमारा सदिश राशि है। क्योंकि विस्थापन एक निश्चित दिशा पर काम करता है, विस्थापन के लिए एक दिशा बताना अनिवार्य है, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला टॉपिक है एक समान गति और असमान गति। ठीक है, एक समान गति और असमान गति क्या चीज होती है, तो एक समान गति और असमान गति में अंतर हमको यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, एक समान और असमान गति क्या होती है। ठीक है, जैसे आपको इस चार्ट में कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, ये चार्ट बनाया गया, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। मैं दो चीजें लिख रहा हूँ। एक समान गति का मतलब होता है कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे। ठीक है, कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, उसको हम एक समान गति कहते हैं। जैसे ये देख ली, मैं फिलहाल एक समान गति समझा रहा हूँ आपको। मैं इसमें क्या करूंगा, इसको 10-10 के पार्ट में बांट देता हूँ, या फिर इसी के हिसाब से बना लेते हैं 10-10। ठीक है, तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये 30 और ये 40। ठीक है, तो इनका जो दूरी है 10-10 मीटर का है, ये 10 मीटर हो गया, ये 10 मीटर हो गया, ये 10 मीटर हो गया। अब कोई गाड़ी बनाता है यहाँ पे। ठीक है, अब कोई गाड़ी बनाते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से एक हमने गाड़ी बना दिया। ठीक है, ये गाड़ी है। यदि गाड़ी जो है, देखिए टाइम क्या है, 9:30 स्टार्ट होता है। गाड़ी जो है यहाँ से 9:30 स्टार्ट हुआ, कितने बजे स्टार्ट हुआ, 9:30 स्टार्ट हुआ, और महज 15 सेकंड में, सॉरी 15 मिनट में, 15 मिनट होगा ना, 9:30 स्टार्ट हुआ, 9:30 से 45 मतलब आधे घंटे में, 9:30 से 45 में 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में गाड़ी यहाँ पहुंच गई, तो 15 मिनट में कितना दूरी तय किया, 10 किलोमीटर किया। ये आपके कहाँ पे, 9:45 में। ठीक है, कितने बजे स्टार्ट हुआ, 9:30 में, एम है ना, चलिए एम पी एम आप देख लीजिएगा। उसके बाद यही गाड़ी 10 बजे यहाँ पे स्टार्ट हो, यहाँ पे पहुंच गया। तो देखिए 9:30 से 9:45 तक 15 मिनट में उन्होंने 10 किलोमीटर पार, 10 मीटर का दूरी तय किया। उसी प्रकार 9:45 से 10 बजे तक पुनः 15 मिनट में 10 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, अब 10 से यहाँ पे हम चलते हैं 10-15 में, ये हो गया आपका 10-15। ठीक है, तो 10-10-15 में वापस वो 10 मीटर ही दूरी तय किया, मतलब 15 मिनट में फिर से 10 मिनट दूरी तय किया, और आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपके 10:30 बजे, वापस 15 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय किया। ये मतलब कहने का मतलब प्रत्येक 15 मिनट के लिए, ठीक है, प्रत्येक 15 मिनट में जो गाड़ी है 10 मीटर की दूरी, या फिर इसको 10 मीटर का है या 10 किलोमीटर का है, वैसे 15 मिनट में 10-10 किलोमीटर चल जा भी सकते हैं, इसको किलोमीटर मान लेते हैं। चलिए ठीक है, तो एक गाड़ी जो है प्रत्येक 15 मिनट में 10-10 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसका मतलब है ये एक समान गति से चल रही है, मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना एक समान गति कहलाती है। ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना असमान
एक समान दूरी कहलाती है। तो ये पहला वाला हमने यहाँ पे आपको समझा दिया। क्या समझाया? एक ही समय अंतराल में, मतलब प्रत्येक 15 मिनट में 10-10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, एक समान गति हो गया। अब एक असमान गति के बारे में चर्चा करेंगे, ये 2 नंबर ना, असमान गति। असमान गति, असमान गति क्या होता है? तो असमान गति वैसा गति है जिसमें टाइम में वो उसी समय पर, मतलब प्रत्येक 15 मिनट में या फिर प्रत्येक किसी भी एक इकाई समय में अलग अलग दूरी तय करती है। ठीक है, फिर से यहाँ एक हम लाइन चार्ट बना लेते हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर से वही बात करेंगे, एक गाड़ी आएगा, वो 9:45 में स्टार्ट होगा। ठीक है, 9:45 में स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, वो 12 मीटर चला, इसको किलोमीटर मान के चलते हैं, 12 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद 9:30 बजे स्टार्ट होता है, तो इसको 9:30 कर लेते हैं, 9:30। उसके बाद ये 9:45 में पहुंच गया, मतलब 15 मीटर, 9:30 से 9:45 मतलब 15 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय किया। ठीक है, अब उसके बाद 9:45 से 10 बजे तक, 9:45 से 10 बजे तक 19 किलोमीटर की दूरी तय किया। मतलब पहले 15 मिनट में 12 किलोमीटर और दूसरे 15 मिनट में 19 किलोमीटर, मतलब असमान है। अब तीसरे की बात करते हैं, अगले बार ये क्या करेगा, 10:15 में कितना दूरी तय किया, 23 किलोमीटर दूरी तय किया। ठीक है, उसके बाद 10:30 बजे 35 किलोमीटर और आगे जाएगा, तो ये 35 किलोमीटर दूरी तय करेगा। पहले 15 मिनट में 12 किलोमीटर, अगले 15 मिनट में 19 किलोमीटर, और अगले 15 मिनट में 23 किलोमीटर, और अगले 15 मिनट में 35 किलोमीटर। तो इस प्रकार ये असमान दूरी तय कर रहा है, समय समान है। इसके लिए देखिए, पहले में क्या, प्रत्येक 15 मिनट में 10-10 किलोमीटर की दूरी तय करता था, इसका कोई फिक्स नहीं है। पहले 15 मिनट में 12 किलोमीटर जा रहा है, अगले 15 किलोमीटर में 19 जा रहा है, अगले 15 मिनट में 23 जा रहा है, फिर अगले में 35, ये आगे चलता रहेगा। मतलब एक ही समय अंतराल में, एक ही समान शेड्यूल में अलग अलग दूरियां तय करना, कोई जरूरी नहीं है 12 हो सकता है, आगे जाकर ये 5 किलोमीटर भी तय करे, तो ये हो जाएगा हमारा असमान गति। ठीक है, तो समान और असमान गति, आई होप आपको समझ में आया होगा कि दोनों का मतलब क्या होता है, समान और असमान गति में। ठीक है, समान और असमान गति क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमको गति का मापन और गति को बताना है कि गति का मापन क्या होता है। ठीक है, आज हम क्लास थोड़ा लंबा लेंगे। ठीक है, आज क्लास थोड़ा लंबा लेंगे, 35 मिनट के आसपास का क्लास रहेगा, ताकि आपको दिक्कतें ना आएंगी। ठीक है, गति की दर और मापन का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को मापना वो गति का दर होता है। जैसे आपने कई बार स्पीडोमीटर देखा होगा ना, एक बार आप वाहन चलाते समय इस प्रकार के मीटर देखे होंगे, 50 किलोमीटर प्रति आवर, 10 किलोमीटर प्रति आवर, सब गाड़ी के अलग अलग टाइम डिसाइड रहता है। उसी को कहा जाता है चाल। क्या कहा जाता है, चाल और वेग। चाल और वेग में कुछ भी अंतर नहीं है, बस मैं ये बता दूं कि यदि कोई दूरी आपने तय किया तो कितने समय में तय किया, यदि आपने कुछ दूरी तय किया तो कितने समय में तय किया, इसी को हम चाल कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने दूरी की चर्चा की, बिल्कुल चर्चा की ना दूरी के बारे में, तो कुछ हमने दूरी तय की। ठीक है, ये दूरी को तय करने में, किसी दूरी को तय करने में कितना समय लगा, कितना समय लगा, इसी को कहा जाता है चाल। ठीक है, किसी दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उसको हम चाल कहते हैं। मतलब मान लेता हूं आप 1 घंटे में, मान लेता हूं आप 10 किलोमीटर आपने 1 घंटे में तय कर लिया, 1 आवर में तय कर लिया, मतलब आपका चाल हो क्या हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आपने 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय की, ये हो गया हमारा चाल। ठीक है, इसको हम चाल कहेंगे। ठीक है, इसको हम चाल कहेंगे। और चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, इसको आप मैथ्स में भी पढ़ोगे बाद में। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है। कई बार, क्योंकि अब देखिए ये हो सकता है कि हम यदि हम इसकी मात्रक की बात करें तो किलोमीटर हमारा मात्रक तो नहीं है, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक हम इसको मापते हैं दूरी को मीटर में और समय को सेकंड में, तो मीटर और सेकंड भी कहना जरूरी है। कई बार आपको मीटर और सेकंड में चेंज करने के लिए आएगा, कई बार आपको प्रश्न जो है मीटर और सेकंड को चेक करने आता है, तो याद रखिएगा ये होता है आपका 18/5 या फिर 5/18। ठीक है, मान लेते हैं यदि आपको कोई चीज जैसे ये घंटा में दिया गया है, इस घंटे को यदि आपको मिनट में चेंज करना है तो आप इससे गुणा करोगे, इससे गुणा करोगे 5/18 को, क्योंकि हमको छोटा वैल्यू चाहिए। और यदि कोई चीज मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, उसको किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करना है।
ट्रिक कैसे याद रखोगे, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। किलोमीटर में बदलने के लिए हम 18/5 का उपयोग करेंगे, क्योंकि हमको बड़े की ओर जाना है ना, बड़े की ओर जाना है। और किलोमीटर से यदि आप मीटर प्रति सेकंड में आओगे तो आपको 5/18 से गुना करना है, क्योंकि हमको छोटा वैल्यू चाहिए। ठीक है, छोटा वैल्यू चाहिए इसलिए। चलिए, ये तो हो गया चाल। अब जस्ट लाइक है वेग। वेग क्या होता है ये देखिए, वेग का भी मतलब है दूरी बटा समय। इसका भी मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। बस अंतर ये है, जो हम विस्थापन निकाले थे ना, अंतिम और स्टार्टिंग और अंतिम की दूरी, उसको हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और वेग एक सदिश राशि है। क्या चीज है, वेग एक सदिश राशि है। बस अंतर ये है, सिंपली हम केवल आपको पढ़ाने के लिए वेग और चाल बोलेंगे, बाद में वेग और चाल दोनों एक समान हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन निकालने के लिए हम दूरी निकालते हैं, सॉरी, विस्थापन के लिए यदि उसका गति निकालना है, उसका दर निकालना है कि 1 सेकंड में 1 घंटे में कितना विस्थापित हुआ कोई चीज, तो उसके लिए हम वेग लिखेंगे। और किसी भी सामान्य दूरी के लिए हम चाल लिखेंगे। मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मात्रक भी एक है, मीटर प्रति सेकंड। और दूरी और समय, क्योंकि दोनों में दूरी और समय है, इसलिए दोनों का मात्रक एक ही होता है। अब कुछ प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। यदि एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, तो चाल का सबसे पहले लिख लीजिए, चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, पूछा गया है चाल कितनी होगी, तो हमारे पास दूरी है क्या, 60 किलोमीटर, तो ये 60 किलोमीटर। ठीक है, कितना समय, 2 घंटा। दोनों को एक ही हिसाब से दिखा गया तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति आवर। और यदि इसी 30 को यदि हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तब क्या कहते हैं, यार छोटे की ओर जाना है तो छोटे से गुना करना है, तो इस प्रकार से ये गुना हो जाएगा, इस प्रकार से। ये ऐसे गुना हो जाएगा। काटना है तो काट के देख लीजिए, 6 कम 6, 6 12, 6 3 18 और 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 25/3। 25/3 और सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा आंसर। अब करके देख लीजिए, और सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आएगा। भाग करके देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, ये 3 8 24 हो गया। एक डॉट लगा दीजिए, जीरो लगाइए। ठीक है, जीरो लगाइए, डॉट लगाने के बाद तो 3 तिया 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8.9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 8.9 मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, यदि हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। और ये जो आपको बताया जा रहा है न्यूमेरिकल, ये आपकी पुस्तक का है, हमने अलग से नहीं लिया है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पुस्तक से हूबहू प्रश्न ले ले। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है, ये हमारे एनसीईआरटी का प्रश्न है ना। देखिए, इससे पहले हमने देखा था, ये हमारे एससीईआरटी का प्रश्न था, एससीईआरटी। ठीक है, कौन सी क्लास 9 का। ठीक है, उसी प्रकार ये जो प्रश्न है हमारे एनसीईआरटी के क्लास 9 का प्रश्न है। ठीक है, क्लास 9 की पुस्तक का एक प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे बनाना है देखिए, एक वस्तु जो है 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः जो है 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। ठीक है, आपको वहां पे दो चीजें निकालने के लिए कहा गया है। आप कैसे निकालेंगे इसको देखिएगा। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं इसको देखिएगा। ठीक है, एक वस्तु जो है कुल दूरी, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी मान लेते हैं, एक दूरी बना लेते हैं, ये 16 मीटर, ये 16 मीटर की दूरी है, कोई वस्तु है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितना में तय करता है, वस्तु जो है 4 सेकंड में। तो पहले बार 16 मीटर की दूरी कितने में तय किया, 4 सेकंड में तय किया। उसके बाद उसी दूरी को, है ना, वापस अपने जगह में वापस आ गया, ये अपनी जगह में वापस आ गया। अब इसी दूरी को वापस 2 सेकंड में तय करता है। ठीक है, उसी दूरी को वापस दूसरे में कहा जाए तो 2 मिनट में, 2 सेकंड में तय करता है। तो उसकी औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल का मतलब होता है, औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए 16 मीटर था, एक दो बार आना जाना, एक बार आया एक बार गया, तो ये हो जाएगा 16 का डबल। 16 का डबल हो जाएगा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा।
पहले समय कितना लगा था 4 और दूसरी बार लगा था 2 सेकंड। इस प्रकार टोटल 6 सेकंड का समय लगा। कितना सेकंड का समय लगा? 6 सेकंड का समय लगेगा। चूंकि ये पहले से मीटर प्रति सेकंड में है तो इसको अगर काटेंगे या फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.33 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और कई बार आपको ना एग्जाम्पल में ये ऐसा भी लिखेगा, मीटर के बाद सेकंड में ऐसा ऊपर -1 लिखा रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाला चीज ऊपर आया है। वास्तविक में अभी हम इसको कैसे लिखते हैं तो 5.333 मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिखते हैं, है ना। इसको ऐसे ना लिख के हमने एस को ऊपर भेज दिया, एस को हमने ऊपर भेज दिया तो मीटर तो ठीक है अपनी जगह में, एस ऊपर जाएगा तो वो माइनस ले लेगा। माइनस का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू नीचे था, डिनोमिनेटर में था, इसलिए उसको ऊपर माइनस में लिखा जाता है। और माइनस नहीं लिखेंगे तो ऐसा स्लैश भी लगा सकते हैं। तो दोनों आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट एग्जाम में नहीं होना चाहिए। अगला क्या टॉपिक है? एक और टॉपिक है इसी में, इसको और लिख लेते हैं। एक वस्तु ए से बी, सिंपल वही चीज है जिसमें हमको, ये आपके औसत चाल वाला एक और प्रश्न है। ये आपके एससीईआरटी का प्रश्न है, याद रखिएगा। ये भी आपके एससीईआरटी क्लास 9 का प्रश्न है। एक वस्तु ए से बी 20 मीटर दूरी तय करती है। ए से बी 20 मीटर की दूरी 10 सेकंड में और वापस आती है 6 सेकंड में। तो औसत चाल, यहाँ भी आपको औसत पूछा गया है, तो औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी क्या हो जाएगा? ए से बी तक की दूरी है 20 मीटर, एक बार आया एक बार गया तो 20 दूनी हो जाएगा 40, ये 40 हो गया। ठीक है, एक बार 10 सेकंड लगा जाने में और आने में बहुत फास्ट आ गया और दौड़ के, तो कितना हुआ? 10 और 6 सेकंड, पहला समय और ये दूसरा समय। 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 10 और 6 हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अब इसको हम देखिए, कई बार हम इसको मीटर भी लिखते हैं। कई बार आपको डाउट होता होगा कि हम ये जो इसका यूनिट कहाँ से लाते हैं या फिर इसकी मात्रा कहाँ से लाते हैं। तो देखिए, ये ऊपर दूरी है, दूरी को हम मीटर में नापते हैं और नीचे समय है तो ये सेकंड में नापते हैं, बस यही और कुछ नहीं है। अब इसको काट दीजिए, 16 कम 16, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड। 2.5 मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो वेग होगा, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।